अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मनी मार्केट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट काफ़ी डिटेल में आपने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, इसलिए आज मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। आपको इन्फॉर्मेशन तो मैंने ज़्यादा लिख के दे दी है स्लाइड्स में, लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा इनकी कि होता क्या है, ठीक है? तो शॉर्ट मैं आपको समझा दूंगा। द मनी मार्केट इज ए कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स। आपको जैसे पता है कि मनी मार्केट वो मार्केट्स है जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो हैं वो ट्रेड की जाती हैं। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज क्या होती हैं? जिनकी लाइफ जो है वो 365 दिन मतलब एक साल से कम टाइम या ज़्यादा से ज़्यादा एक साल के लिए हो सकती हैं। द मनी मार्केट रेफर्स टू ट्रेडिंग इन वेरी शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट्स। डेट मीन्स आपको पता ही है कर्जों में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ज़्यादातर इसमें वही इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि इसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। मनी मार्केट जो है आपका उसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म होती है और ज़्यादा डेट ही फैसिलिटीज़ होती हैं या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। At the wholesale level, it involves large volume trades between institutions and traders. At the retail level, it includes money market mutual funds bought by individual investors and money market accounts opened by बैंक कस्टमर्स। अच्छा, हाई लेवल पे देखें या होलसेल लेवल पे देखें तो इट इज़ द रिलेशन या इट इज़ द ट्रेड बिटवीन whom द इंस्टीट्यूशंस एंड द ट्रेडर्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ट्रेडर्स को ये सिक्योरिटीज बेच बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, और वो आगे जो हैं वही डीलर्स वही ट्रेडर्स जो हैं ये आगे कस्टमर्स को ये चीज़ें बेचते हैं। तो वो रिटेल का लेवल हो जाएगा। ठीक है, होलसेल लेवल पे जिस तरह आपको पता है कि आम अगर मार्केटिंग की बात करें या बिजनेस की बात करें तो होलसेल लेवल थोड़ा हाई लेवल होता है, उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ कमोडिटीज़ बेची और ख़रीदी जाती हैं। रिटेल लेवल पे फिर थोड़ी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें भी वही टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई हैं कि होलसेल लेवल पे इट इज़ द ट्रेड बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस एंड द ट्रेडर्स, and on the retail level it is the relation, yeah, it is the trade between the traders and the customers. In all of these cases, the money market is characterized by a high degree of safety and relatively low rates of returns. ये ज़्यादातर डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो इसलिए इसमें आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा लेकिन इसमें रिस्क नहीं होता। जब रिस्क नहीं होता तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम मिलेगा। ठीक है, तो आपका रिटर्न भी कम ही होगा। फिर जी इसकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो सबसे पहले है जी ट्रेजरी बिल, सबसे इंपॉर्टेंट वाला यही होता है। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल आमतौर पे सेंट्रल बैंक होता है किसी भी मुल्क का, वो इशू करता है, और ये राउंड अबाउट 90 डेज के लिए हो सकता है। इसका एक मकसद मुल्क में सर्कुलेशन ऑफ मनी को कंट्रोल करना भी होता है। ठीक है, जिस तरह आपने पढ़ा है मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह पढ़ी होंगी आपने, तो उसमें ये चीज़ की जाती है। ट्रेजरी बिल्स इशू कर दिए जाते हैं और ये बहुत सेफ होते हैं। लोग इसके ऊपर काफ़ी एतमाद रखते हैं और इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये सेफ होते हैं और आपको इंटरेस्ट भी साथ मिलता है, तो लोग ये खरीदते हैं। बहुत ईजीली मार्केट में बिक जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक जो है वो जब इशू करता है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अल्टीमेटली हुकूमत पाकिस्तान जो है इसकी जिम्मेदार होती है, तो इसमें सेफ्टी ज़्यादा है, इसलिए लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं। अच्छा जी, इसमें और क्या पॉइंट होते हैं? द बिल कंसिस्ट ऑफ एन ओब्लिगेशन टू पे बियर द फेस वैल्यू ऑफ द बिल अपॉन ए गिवन डेट। आपको पता है फेस वैल्यू इसके ऊपर लिखी होती है और इसकी अपनी मेच्योरिटी भी होती है। तो इनफैक्ट ये एक ओब्लिगेशन है जो कि बैंक या गवर्नमेंट के ऊपर आती है कि वो स्पेसिफिक डेट के ऊपर स्पेसिफिक अमाउंट एक बंदे को पे करेंगे। A bank buying such a bill will not pay face value for it बट वुड इंस्टेड बाय इट एट ए डिस्काउंट। याद रखें, जब आप इसको खरीदते हैं तो आप इसकी फेस वैल्यू नहीं पे करते, आप फेस वैल्यू से थोड़ी कम वैल्यू पे करते हैं। मीन्स अगर 10,000 रुपये का बॉन्ड है तो आप, या बिल है, तो आप उसके 9,500 रुपये पेमेंट कर देते हैं और 90 दिन के बाद आपको 10,000 की पेमेंट कर दी जाती है, तो ये 500 रुपये आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच के फिर फेस वैल्यू पे वापस ले लेते हैं अपने इन्वेस्टर से। दूसरा है जी बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर्स एक्सेप्टेंस जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़रूरी होता है। बैंकर्स एक्सेप्टेंस जैसे नाम शो कर रहा है कि बैंक एक्सेप्ट कर रहा है दैट ही इज गोइंग टू पे यू द मनी। अब देखें,
इसकी बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट मंगाना चाह रहा हूँ बाहर से, तो वो कहेगा कि पहले पैसे भेजो फिर मैं प्रोडक्ट भेजता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं जी, पहले आप माल भेजो फिर मैं पैसे भेजता हूँ। तो ये सिचुएशन कभी भी साफ नहीं होगी, ये क्लियर नहीं हो पाएगी। इसलिए इसमें एक बैंक का, मेरा जो बैंक है जिसमें मेरा अकाउंट है उसका इन्वॉल्व होना, और जो एक्सपोर्टर का बैंक है, एक्सपोर्टर है, उसके बैंक का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं बैंक से बात कर लेता हूं और बैंक ये वादा करता है एक्सपोर्टर्स बैंक के साथ कि इस तारीख को इतनी पेमेंट आपको कर दी जाएगी। तो दिस इज बैंकर्स एक्सेप्टेंस। ठीक है, बैंक एक्सेप्ट करता है कि वो आपको पेमेंट कर देगा। इट इज़ वेरी यूजफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। ए बैंकर्स एक्सेप्टेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंटिंग ए प्रोमिस्ड, देखें प्रोमिस है ना कि मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, ए प्रोमिस्ड फ्यूचर पेमेंट बाय बैंक। द पेमेंट इज एक्सेप्टेड एंड गारंटीड बाय द बैंक एज ए टाइम ड्राफ्ट to be drawn on a deposit. A draft specify the amount of the fund, the date of the payment and the entity to which the payment is owed. ठीक है, इसमें तीन चीजें मेनली इन्वॉल्व होती हैं, अमाउंट कितनी है, मेच्योरिटी डेट क्या है, और ये पेमेंट किसको करनी है। ये सारी चीज इसमें क्लियर होनी चाहिए, तभी ये ड्राफ्ट होगा सही। The person drawing the bill must have a good credit rating, otherwise the BA means the banker's acceptance will not be tradable. अगर एक कस्टमर है और उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है बैंक में, तो बैंक कभी भी उसके लिए बैंकर्स एक्सेप्टेंस नहीं इशू करेगा। ठीक है, इसके लिए बैंकर्स एक्सेप्टेंस इशू करने के लिए कस्टमर का क्रेडिबल होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज एक बंदे का मुझ पे एतमाद नहीं है तो मैं उसको पैसे क्यों दूं। ठीक है, तो इसलिए पहले बैंक अपने आप को पूरा श्योर करता है, कंफर्म करता है, तमाम जितने भी शक होते हैं वो क्लियर करता है, उसके बाद फिर फाइंड आउट करता है कि हाँ ये बंदा क्रेडिबल है कि नहीं है। क्रेडिबल हो तो बैंकर्स एक्सेप्टेंस इशू करता है, अदरवाइज नहीं करता, क्योंकि फिर बैंक को इसमें नुकसान का चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की आमतौर पे $1 लाख वैल्यू हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ $1 मिलियन। अच्छा जी, इट इज़ a सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विद मिनिमम फेस वैल्यू इसकी $1 लाख। दो एनसीडीज मीन्स द नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर टिपिकली $1 मिलियन और मोर। आमतौर पे ये इतना होते हैं। ठीक है, दे आर गारंटीड बाय द बैंक एंड कैन यूजुअली बी सोल्ड इन हाईली लिक्विड सेकेंडरी मार्केट्स, बट दे कैन नॉट बी कैश्ड इन बिफोर मेच्योरिटी। इसको बेचा तो जा सकते हैं, इसलिए इसको नेगोशिएबल कहते हैं। इसको बेचा तो जा सकता है अगले बंदे को, लेकिन इसको मेच्योरिटी से पहले किसी सूरत भी आप कैश नहीं करा सकते, आपको मेच्योरिटी तक का वेट करना होगा। Because of their large denominations, NCDs are bought most often by large institutional investors that typically use them as a way to invest in low risk, low interest security. Most of the time, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो है वो इसे खरीदती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिनोमिनेशन, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आमतौर पे ये $1 मिलियन का होता है। $1 मिलियन पाकिस्तानी हिसाब से आप देखें तो ये कुछ 16 करोड़ रुपए बनते हैं मेरे ख्याल से। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इतनी बड़ी अमाउंट को बंद करना, और ये तो कोई एक बॉन्ड नहीं खरीदता या एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदता, ये तो ज़्यादा खरीदे जाते हैं। ये इसलिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसको परचेज करते हैं ताकि लो रिस्क फेस करते हुए इंटरेस्ट कमाया जा सके। अच्छा जी, रीपरचेज एग्रीमेंट, इसको रेपो भी कहा जाता है। रेपो क्या होता है? नाम जिस तरह देखें, मोस्टली नाम आपको डिफाइन कर देते हैं कि चीज़ क्या है। रेपो मींस रीपरचेज एग्रीमेंट। कोई भी चीज बेच के, ये इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो चीज बेची जाती है कि यही चीज हम आपसे वापस खरीदेंगे थोड़ी ज्यादा अमाउंट के साथ। Repo is a form of short-term borrowing for dealers in government securities. In case of a repo, dealer sells government securities to investors, usually on a overnight basis, and buys them back the following day at slightly higher prices. ये मोस्टली एक दिन दो के लिए भी हो सकता है, जिस तरह इसमें लिखा गया है एन ओवरनाइट बेसिस, एक रात के लिए, एंड बाय देम बैक द फॉलोइंग डे, अगले दिन वो वापस खरीद लेते हैं। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि आपको बहुत थोड़े टाइम के लिए पैसा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो आप कोई भी सिक्योरिटी जो है वो बेच लेते हैं। मिसाल के तौर पे 1 लाख सिक्योरिटी है तो 99,000 की बेच लेते हैं। ठीक है, और उससे ये वादा करते हैं कि कल या परसों ये चीज़ आपसे वापस मैं 1 लाख रुपए की खरीद लूंगा। तो इसमें जो 1000 का जो डिफरेंस है, ये उस इन्वेस्टर का प्रॉफिट हो जाता है।
तो इसको कहते हैं रेपो रीपर्चेज एग्रीमेंट। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है जी, मनी इन ए सीडी इज टाइड अप फ्रॉम ए फ्यू मंथ्स टू ए ईयर or more, depending on the terms of the specific CD you buy. A penalty imposed if you withdraw money from the CD matures. Interest earned is higher than paid on insured savings accounts. The longer you tie up the money in a CD, the higher the interest rate earned. आमतौर पे आपने फिक्स डिपॉजिट का नाम सुना होगा, ये उसी तरह होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, ये आप बैंक में पैसा रखाते हैं 3 महीने, 6 महीने, इवन 1 महीना, साल के लिए हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि आप किस किस्म का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद रहे हैं। बैंक में आप पैसा रखाते हैं, उसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। सर्टिफिकेट के साथ आप क्या करते हैं, सर्टिफिकेट अपने पास रखते हैं, मेच्योरिटी के ऊपर आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दे दिया जाता है बैंक की तरफ से। अच्छा, याद रखें जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप पैसा रखाते हैं उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, क्योंकि बैंक उतना ही ज़्यादा सिक्योर फील करता है कि ये बंदे की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरे पास 5 साल या 10 साल के लिए तो वो ये पैसा यूटिलाइज कर सकता है मुख्तलिफ बिजनेसेस में और पैसा कमा सकता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप पैसा रखाते हैं बैंक में, उतने ज़्यादा टाइम के लिए उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। जितना कम टाइम होगा, मतलब 1 महीने या 3 महीने के लिए, उतना ही कम इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता है। अच्छा जी, टैक्स एग्जेम्प्ट बॉन्ड्स जो हैं, ये भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। इसको आमतौर पे आम म्यूनसिपल बॉन्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑफन रेफर्ड टू एज म्यूनसिपल बॉन्ड्स, टैक्स एग्जेम्प्ट बॉन्ड्स। ये टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं, इसकी तरफ से हुकूमत के ऊपर, हुकूमत कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करती आपसे। रिप्रेजेंट स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट डेट, ये आम तौर पे स्टेट लेवल पे, जिस तरह अमेरिका में स्टेट्स हैं, तो स्टेट लेवल पे आम तौर पे ये इशू किए जाते हैं जब स्टेट को पैसों की जरूरत होती है। तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट बॉन्ड्स, ये देखें टैक्स एग्जेम्प्ट इसलिए किया गया है ताकि एक अट्रैक्शन पैदा की जा सके और लोग इसको खरीद लें। टैक्स इसके ऊपर नहीं होता तो लोग इसमें इंटरेस्ट शो करते हैं। A city, town or a village, and also states, territories and housing authorities, port authorities and local government agencies may issue these bonds. इसके अलावा ये सारे भी इस किस्म के बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं। लास्ट में है जी कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स आपको पता है फॉर शॉर्ट टर्म होते हैं, और ये मोस्टली वो कंपनीज इशू करती हैं हु आर वेरी मच क्रेडिबल इन द मार्केट। ठीक है, तो इसलिए उस पर लोग यकीन करके वो खरीदते हैं। कमर्शियल पेपर इज ए कॉमन फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, इसलिए अच्छी कंपनीज जो हैं सिर्फ वही इसको इशू कर सकती हैं। आम कंपनीज इशू करती हैं, कोई भी उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होती हैं। शॉर्ट टर्म थोड़े टाइम के लिए होती हैं, अराउंड अबाउट 270 दिन के लिए हो सकती है, 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म डेट इशूड बाय ए कारपोरेशन। अच्छा, ये कम टाइम के लिए भी हो सकती है, 90 दिन, 75 दिन, डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, के कंपनी की रिक्वायरमेंट कब पूरी होती है, और फिर उसके बाद वो वापस कर देते हैं पैसे। Commercial paper is a common form of unsecured short-term debt issued by a corporation. Commercial paper is typically issued for the financing of payroll. देखिए, पेरोल मीन सैलरी पे करने के लिए, तो 1 महीने के लिए होता है। शायद अगले महीने में कोई प्रोजेक्ट पूरा होना है, पैसे आ जाएंगे तो पैसे वापस कर दिए जाते हैं इन्वेस्टर्स को। अकाउंट्स पेबल, या किसी की पेमेंट करनी है शॉर्ट टाइम के ऊपर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बैंक से लोन लूँ, तो कमर्शियल पेपर्स इशू कर दिए जाते हैं। इन्वेंट्रीज, कोई प्रोजेक्ट मुझे मिला है उसके लिए मुझे इन्वेंट्री चाहिए, तब भी कमर्शियल पेपर इज ए गुड ऑप्शन। एंड मीटिंग अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, या इसके अलावा कोई भी अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हो सकती हैं जिसके लिए मुझे कमर्शियल पेपर्स इशू करने पड़ते हैं, या मैं कर सकता हूँ। ये एक आसान तरीका है कंपेरेटिवली कि मैं बैंक के पास जाऊँ, लोन के लिए अप्लाई करूँ, कागजात जमा कराऊँ सिक्योरिटी के, और वो मुझे आगे से फिर सारी वेरिफिकेशन के बाद मुझे लोन दे, मैं फिर पैसा निकलवाऊँ, अपना काम करूँ, फिर पैसा वापस करूँ। सो इट्स ए लॉन्ग प्रोसीजर। आसान काम ये है कि ये जो अच्छी कंपनीज होती हैं, ये मोस्टली अपनी आसानी के लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से डायरेक्टली बात कर लेती हैं, मार्केट में जाने की ज़रूरत ही नहीं होती कि भाई मुझे इतना इतना पैसा चाहिए, उसके बदले ये कमर्शियल पेपर्स ले लो, मुझे इतना पैसा दे दो, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, मुझे आप अपने कमर्शियल पेपर्स दे देना, आपको इतना इतना परसेंटेज जो है एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास आपको पता है कि देयर इज ए वेरी मच हाई पूल ऑफ मनी, पैसा बहुत ज़्यादा पड़ा होता है मुख्तलिफ लोगों को, और उन्हें कुछ भी करके पैसा जनरेट करना होता है।
तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फिरते भी इन चीज़ों के पीछे कि कहाँ पे मुझे कम से कम रिस्क के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ताकि मेरे पास जो इतना पूल ऑफ मनी पड़ा है इतने बहुत सारे लोगों का, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। तभी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मार्केट में वो इमेज बरकरार रहती है। अगर अदरवाइज जब देखा जाता है कि एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं दे रहा, पेमेंट नहीं कर रहा रेगुलर बेसिस पे, इंटरेस्ट नहीं दे रहा या प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो इमेज है मार्केट में ख़राब हो जाती है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सारा काम चलता ही इन और लोगों के पैसों के ऊपर होता है। उनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट तो शायद होती होंगी, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी और लोगों की होती है। तो इसलिए कमर्शियल पेपर्स या मोस्टली इनमें जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे रिपर्चेज एग्रीमेंट हो गया, तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं होती। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करके वो चीज़ें, वो बिल्स या वो बॉन्ड्स वगैरह जो हैं वो बेच दिए जाते हैं, उनको दे दिए जाते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के बाद टाइम मैच्योर होता है तो उनसे वापस ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।